तो हाउ टू गेट सिलेक्शन इन सीजल 2023। मेरा सीधा सीधा बात है आपसे कि अगर इस 2023 में अगर आप कोई सरकारी नौकरी चाहते हैं तो वो आपको कैसे मिलेगा, ना सिर्फ सीजल में बल्कि बाकी परीक्षाओं में भी, चाहे वो CHSL हो, फेज़ 11 हो या फिर आने वाले और भी पेपर्स हों, उनमें कैसे आप बहुत बढ़िया तरीके से अपना एक स्कोर लेकर आ सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले सीजल की अगर हम बात करें तो सीजल में ही अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 1 हो गया, और सेक्शन 1 जो होगा आपका वो मैथ और रीजनिंग का है, और जो सेक्शन 2 है वो आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का है, यानी जीके का है। ठीक है, आगे चल के देखेंगे यहाँ पर तो सेक्शन 3 भी है एक, वो हमारा कंप्यूटर और टाइपिंग का है। क्या होता है ना कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है, समझनी होती है, जाननी होती हैं। तो सबसे पहले जैसे मानो इस बार का 2022 के पेपर से आपका 2022 का प्री भी हो गया और 2022 का मेंस भी हो गया है, तो मेरा मानना जो है ना कि दूसरों की गलतियों से अगर हम सबक लेते हैं तो हमारे अपने खुद के गलती करने की उम्र कम हो जाती है और हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। सबसे पहले अगर आप 2022 वालों को देखेंगे तो 2022 वालों ने छोटी मोटी गलतियाँ क्या की, हम उनकी अच्छाई की भी बात करेंगे लेकिन पहले गलतियों की बात करते हैं। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे आए हमारे पास जिन्होंने जो है मतलब 320 स्कोर है, 330 स्कोर है, 340 स्कोर है, और उसके बाद भी कंप्यूटर में 11 नंबर या 12 नंबर रह गया उनका। 12 नंबर अभी एक स्टूडेंट का है और वो कह रहा है कि सर मेरा इस बार कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो इसी वजह से जो है मैं इस बार अनसेलेक्टेड हूँ। ठीक है, मेरा हो नहीं सकता है सिलेक्शन। तो यानी आपको जो है ना, मतलब सेक्शन 1 सेक्शन 2 तो शुरू से फोकस करना ही करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए इसमें बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद भी आप यहाँ पर रह जा रहे हैं। तो आपको इन दो छोटी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पर कि आपको अपनी टाइपिंग अभी से शुरू कर देनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइपिंग के लिए 2 घंटे दो, 2.5 घंटे दो, 3 घंटे दो, बिल्कुल भी मत दो, ऐसा काम मत करो बिल्कुल भी। लेकिन आधे घंटे तो डेली कम से कम दो, और ये भी बड़े प्यार से कर सकते हो। कुछ मत करो, यूट्यूब पर टाइप करो कि टाइपिंग मास्टर को अपने लैपटॉप में फ्री में इंस्टॉल कैसे करें। टाइपिंग मास्टर का आपका जो की आता है वो भी अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो, मुफ्त में आपका टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि टाइपिंग मास्टर जो है वो पूरा का पूरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप फ्री में टाइपिंग सीख सकते हैं। किस पोजीशन में आपको बैठना है, क्या पोस्चर आपका हाथ का होना चाहिए, क्या पोस्चर आपका बैक का होना चाहिए, कैसे आपको उंगलियां रखनी है, ये अकेला अपने आप में एक मेंटोर है जो आपको सिखाएगा। बहुत बच्चों को ये लगता है कि हम मोबाइल के टाइपिंग के माध्यम से जाके वहाँ पर क्रैक कर लेंगे, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। ऐसा आपको नहीं करना है। तरीके से आपको टाइपिंग सीखनी है, बहुत प्यार से, ताकि वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना आपके कोई वर्ड छूटे, ना आपसे कोई ज़्यादा एरर हो और आप इसके चलते नहीं चढ़ पाओ, क्योंकि ये टाइपिंग आगे चल के हर परीक्षा में आपका सहयोग देने वाली है। तो इसीलिए टाइपिंग मास्टर से पूरा प्रॉपर तरीके से सीखें। इंस्टॉल कैसे करना है, क्या करना है, सब यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, इसी यूट्यूब पर जो आप देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नहीं, कंप्लीट यूट्यूब पर। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो देखो, कंप्यूटर में जो है हमारे ऑलरेडी चैनल पर भी काफ़ी अच्छे कंटेंट हमारे सर ने पढ़ा रखा है। इसके अलावा और भी काफ़ी स्टेप्स हैं जो यूट्यूब पर प्रेजेंट हैं आपके। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए शुभम जैन का सॉरी आरबी एक चैनल है, उसमें एक राधिका मैडम भी हैं, उन्होंने भी कंप्यूटर का भी काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रखा है। सबसे पहले अगर आप यूट्यूब पर ही पढ़ना चाहेंगे फ्री में, तो उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा है। वहाँ से भी आप जो है उनकी पूरी प्लेलिस्ट अगर देख लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि कोई भी एग्ज़ाम को आप बहुत बेहतर तरीके से क्रैक कर पाएंगे। तो जैसे हमारे चैनल पर भी जो सर ने पढ़ा वो भी देख लीजिएगा, राधिका मैडम का भी कंटेंट देख लीजिएगा। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किताब परचेस करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में अरिहंत की एक किताब आती है जिसको बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था और उनका स्कोर आया था, क्योंकि मैंने उन बच्चों से भी मिला हूँ जिनके कंप्यूटर में 45 प्लस स्कोर आए हैं, और वो भी हमारे बैच के ही स्टूडेंट है। अभी राइट नाउ 2 स्टूडेंट अपना कंटेंट पर काम भी कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स का कंटेंट बनाते हैं और बहुत बेहतरीन उन्होंने स्कोर किया। मैंने पूछा भी कंप्यूटर आपने कहाँ से किया, तो सर वो एक मैडम की प्लेलिस्ट हमने फॉलो कर ली थी, अरिहंत की एक हमारे पास किताब आ गई थी, और इसी को हमने मल्टीपल टाइम फोकस किया। हमने हर एस्पेक्ट पर, हर एरा पर, ना सिर्फ फुल फॉर्म हो गए, एक्रोनिम, बल्कि सभी चीज़ों पर हमने काम किया। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद बात कर रहे हैं, चलो ये 2 पॉइंट तो इसे मिस नहीं करना है। कंप्यूटर को ऐसे लेके चलना, रोज़ में आधे घंटे डाल लो इसको, और रोज़ में आधे घंटे से 45 मिनट टाइपिंग को डाल लो। इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन शुरू से एक बेस अपना लेकर चलते रहोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर देगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं सेक्शन 1 के बारे में। अब सेक्शन 1 में देखोगे तो मैथ है और रीजनिंग है, और सेक्शन 2 में देखोगे तो इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। मैं एकदम निष्पक्ष होकर आज बात करने वाला हूँ, कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैथ सिर्फ
मेरे से ही कंप्लीट करना, कहीं और से नहीं हो सकता है, रीजनिंग यही बेस्ट है, इंग्लिश यही नहीं, सारी बातें जो आपके भले के लिए होंगी, जो आपके हक के लिए होंगी, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना भाई। तो शुरुआत करेंगे मैथ्स, इंग्लिश, ये सभी चीज़ों के बारे में, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी आज जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि मेरे बारे में आप जानते भी हैं। मैं आपसे एक छोटी सी ये ना मतलब यहाँ पे शेयर करूँगा कि जैसे आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब एक ही दिन में सिलेक्शन हो जाता है। अगर मान लो कि पिछली बार भी कई ऐसे लोग थे जिनका 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने ऐसे सोचा कि यार मेरा तो लाइफ ही ख़त्म है, मेरा तो करियर ही ख़त्म है। तो एक छोटी सी मैं ना आपको एक पूरा पूरा थोड़ा सा केस बताऊंगा मैं आपको। मेरे जैसे पेपर जितने भी हुए, जैसे मानो मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, हमेशा प्री में जो रहा वो स्कोर कितना रहा, 50 आउट ऑफ 50 रॉ स्कोर सभी पेपर में। मैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ, रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, जिसका स्कोर कार्ड भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है। इसके अलावा यहाँ पर सीजीएल के 19 के माध्यम से मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। नए मतलब इसके बाद मुझे पेपर किसी और देने की ज़रूरत पड़ी नहीं, आप लोगों को पढ़ाने लगा तो फिर बाकी मुझे लगा कि कभी आवश्यकता है इस चीज़ में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सीएचएसएल के बारे में, तो इसमें जो हमारा ऑल इंडिया रैंक है वो 114 है। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, अपनी अचीवमेंट बतानी क्यों ज़रूरी है? इसलिए नहीं कि अपने आप को प्रूफ करना है, इसलिए कि कुछ बातें आपको बतानी है, आपको समझानी है, वो समझिए। इसके अलावा मैंने मतलब सीडीएस के भी पेपर भरा था और 3 बार, और तीनों बार मेरा सीडीएस हो गया। कभी मैंने एनटीपीसी का, रेलवे का, कोई और मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई किया नहीं, इन चीज़ों के पीछे भागा नहीं। बड़ा लिमिटेड मेरा कंसर्न होता था कि भाई मुझे सीजीएल निकालना है तो सीजीएल ही निकालना है, इसी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये दिन मतलब ये जितने भी अचीवमेंट्स हैं, क्या वो एक दिन में आ गई यहाँ पे? कि क्या ये सब एक ही रातों रात में हो गया कि हाँ मैं आया, पर्टिकुलर 4 किताबें पढ़ी, सिलेक्शन हो गया? ऐसे नहीं होता है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप एक एग्ज़ाम तुक्के से निकाल सकते हो सके तो, वो भी मतलब लास्ट कट ऑफ कर, लेकिन अगर आपके कई सारे एग्ज़ाम निकले हुए हैं, चाहे सीजीएल की बात कर लो, सीएचएसएल की बात कर लो, सीपीओ की बात कर लो, या आप सीडीएस की बात कर लो, ये सारे एग्ज़ाम्स आपने निकाले, यानी इसका मतलब आपने डेफ लेवल की पढ़ाई की है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या रीज़न था मेरे बैक टू बैक इतने सारे गवर्नमेंट जॉब निकालने का। तो वो यहाँ पर एक चीज़ था, और वो थी मेरी मेहनत, लेकिन उसको भी मैंने तरीके से किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे एग्ज़ाम मेरे आज निकले हैं, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा इंसिडेंट एक और हुआ था, और वो था कि 2018 में एसएससी का मैंने पहला सीजीएल का अटेम्प्ट दिया था। और तब मेरी तैयारी अभी हो ही रही थी, ड्यूरिंग प्रिपरेशन था, और उस समय मेरी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं थी, रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं थी। भगवान के दया से प्री में 170 नंबर आ गए थे, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर था 170 नंबर। उसके बाद जो है मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर रहा, लेकिन लास्ट लास्ट तक जाके 1.4 या समथिंग मार्क्स से अपन रह गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा हुआ जो यहाँ रह गया, मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ। आज मैं डिस्कशन भी कर रहा था टीम के साथ, मैंने कहा यार बहुत अच्छा हुआ कि 2018 में जो है ना सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि क्या पता इसमें टैक्स असिस्टेंट मिल भी जाता 2 नंबर होने की वजह से, तो मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाता कि एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। अब ये जैसे मानो फेल हुए, तो उसके बाद मुझे है ना कुछ चीज़ें समझ में आई अपने तैयारी के दौरान कि यार रीज़न क्या था फेल होने का। जैसे कभी कहता हूँ ना मैं हमेशा कि एक बच्चे को आत्मचिंतन करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों फेल हैं हम। आपका मॉक में नंबर कम आता है, तो मॉक में नंबर कम आता है तो आप उसमें सोचा करो ना कि मेरे नंबर क्यों कम आए, मेरा मैथ्स में नंबर क्यों कम आ रहा है, मेरा रीजनिंग में नंबर क्यों आ रहा है, मेरे जीएस में नंबर क्यों आ रहा है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं मॉक देंगे, सबमिट करेंगे, स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, मतलब ही नहीं आ रहा है, क्या ज़रूरत है देखने की। ये सबसे बड़ी गलती आप वहाँ करते हैं। जब 2018 गए ना, तो उस रात तो मतलब काफ़ी निराश भी था, काफ़ी रोया भी, लेकिन 1-2 दिन बैठा, क्योंकि यार हम लोग ऐसे हैं ना कि आज नहीं तो कल तो वापस अपनी तैयारी शुरू करनी है। ऐसा थोड़ी है कि पेपर नहीं निकला तो चलो बिजनेस पीछे रखा हुआ है, जाके संभाल लेंगे, नहीं। तो अब बैक टू लाइब्रेरी जाना था, वापस से बैठना था। तो स्टडी टेबल पे, लाइब्रेरी पे बैठ के ना मैंने सोचा कि यार रीज़न क्या थी, कमियां क्या थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.4 मार्क्स से रह गए, पूरी दुनिया को यही ढिंडोरा पीटते रहूं, या मैं ये कहूँ कि अगर यार हो भी जाता तो टैक्स असिस्टेंट ही होता ना, और क्या होता, मेरा कुछ नहीं। तो ये है ना, आज भी बहुत सारे लोग हैं ना, मैं मिलता हूँ, सर मेरा 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, ये गुणगान गाते रहते हैं। मेरे भाई उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, भाई हो भी जाता तो सबसे लास्ट ही पोस्ट लेके आते ना, इंस्पेक्टर तो नहीं बनते ना। यानी कमी है, कमी है तो रीज़न फाइंड आउट करो। जैसे मेरे अंदर रीज़न था वो ये था, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस पता है क्या होता है? कई बार तैयारी के दौरान है ना, जब हम बच्चों के डाउट्स को क्लियर करना शुरू कर देते हैं और बताना लोगों को शुरू कर देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है अरे हम तो बहुत स्टार आदमी हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है, हमारे आगे कोई नहीं टिकेगा। यहाँ पर है ना उसी दिन इंसान ख़त्म हो जाता है। कारण बता रहे हैं, वो सीखना बंद कर देता है। कई बार आप लोगों में भी
कभी ऐसा होता होगा लाइब्रेरी में 2000 बच्चों ने आपसे डाउट पूछा, और डाउट पूछा तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अरे ठीक है भाई को आता है यहाँ पर, और आप सीखना बंद कर देते हैं, आप प्रीवियस ईयर की किताब लगाना बंद कर देते हैं, आप मॉक टेस्ट देना बंद कर देते हैं, आपके रंग ढंग चाल स्वभाव सब बदल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, कुर्सी पे बैठने का तरीका, मॉक देने का तरीका यहाँ, तो वहाँ पर सबसे बड़ी आप गलती करते हो। आप अपने आप को ऐसे मान के चलो कि भाई जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तब तक मुझे कुछ नहीं आता और मुझे सब कुछ सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी की नोट्स है, किसी के शीट्स हैं, किसी के क्वेश्चन है, भाई आप ये मत सोचो कि वो कौन टीचर है, आपका फेवरेट है कि आपका नहीं फेवरेट है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, वो कंटेंट अच्छा है, उस कंटेंट को पढ़ो आप, वो सिलेक्शन दिलाएगा आपको। किसी का भी पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, और किसी भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन आपको सीखना है ताकि आप अपने आप को और बेहतर कर सको। क्या आप इतने परफेक्ट हो कि आपके मेंस के मॉक टेस्ट में पूरे के पूरे नंबर आते हैं? नहीं आते हैं। आपको ये बात अपनी कमी पता भी है, फिर भी आप काम नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है, जैसे आज मैं अगर मिलूँ, हाँ बेटा मैथ्स कंप्लीट है, हाँ सर कंप्लीट मैथ, मेरा पूरा फोकस है, 2 बार किताब लगा ली, और ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछो तो आता नहीं है। तो क्या है कि आप अपने कंसेप्ट्स में क्लियर नहीं है, घिरे हुए हैं आप अपने कंसेप्ट्स के अंदर। ठीक है, भटक रहे हैं चीज़ों को लेकर। मेंसुरेशन में कई ऐसे फॉर्मूला आप मिस आउट कर जाते हैं। वोकैबलरी अगर मैं बोलूँ कंप्लीट है, हाँ सर कंप्लीट है, क्या 1000 वोकैबलरी याद करने से इंग्लिश कंप्लीट मानी जाती है? वही बात है ना कि आपका याद किया हुआ शब्द आपके पेपर में आ गया तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। लेकिन सोचिए कि अगर ऐसा वोकैबलरी, ऐसा कॉम्प्रिहेंशन या ऐसा आपको वन वर्ड दे दे जो आपको पता ही नहीं है, तो पेपर तो गया खराब, और किस्मत बहुत बेकार रही तो आपका जो है जीएस भी वैसे ही आएगा। स्टैटिक वाला पार्ट अगर मान लीजिए बिहार का डांस याद करके गए हैं, पूछ लिया तो बता देंगे, और यहाँ पर महाराष्ट्र या किसी और का मतलब पूछ लिया और नहीं याद है तो ख़त्म है वहाँ पे। तो तुक्के से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन तब होता है जब आप अपने आप को मैच्योर कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, तब आपका सिलेक्शन होता है। तो कंसेप्ट्स के क्लैरिटी रखा करो, ना सिर्फ मैथ में बल्कि हर पेपर में। ये मेरी सबसे बड़ी कमी थी। मुझे हमेशा से लगता था ना कि जीएस का कोई सीरीज़ देख लूँगा, किसी की 50 क्वेश्चन की वीडियो देख ली, किसी की कोई पीडीएफ निकाल ली, हो जाएगा। नहीं होता ऐसे। डेप्थ लेवल तक तो पढ़ना ही पड़ता है। एक बार तो कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कंप्लीट बायो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और यार मैंने जब पेपर दिया था तो प्री में ही इसका वेटेज था। आपके तो प्री और मेंस दोनों में यहाँ पर आ रहा है, तो आपको तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस की कमी बहुत लोगों के पास है ना, अभी आसकत हो जाता है। स्पेशली मैं ये उन लोगों को बोलूँगा जो मेरे भाई काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। आज के समय है ना, उनको ये बोल दो ना कि भाई ये किरण की किताब है या फलाना पब्लिकेशन की किताब है या ये किताब है प्रीवियस ईयर की, तुम लगा लो, भाई मर जाएंगे, नहीं लगाएंगे। जबकि आपको पता है कि 2018-19 के बाद के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, आप एक बार उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है यार, मान लो कोई भी किताब लेके आते हो आप प्रीवियस ईयर की, और उस किताब में आप कोई चैप्टर परसेंटेज हो गया, मान लीजिए आपने उसको बनाना शुरू किया, तो ऐसा नहीं करना कि आपको पूरा उस किताब का क्वेश्चन बनाना है। नहीं, जो आसान है उसको स्किप करो, जो बढ़िया सवाल है उसको बढ़िया तरीके से लगाना शुरू करो, और उसको स्टार लगा दो ताकि दूसरे तीसरे रिवीजन में आए। रीजनिंग का मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। अब रीजनिंग में जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि आपका सीरीज़ गलत हो रहा है, लेकिन आप फिर भी पता है क्या करेंगे, आप सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती के वो 4-5 तरीके आप लगाते हैं पेपर में, जिसमें आपका एक तरीका स्क्वायर फिक्स हो गया, दूसरा आपका क्यूब फिक्स हो गया, तीसरा आपका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस हो गया, और सोचते हो इसी के आधार पर सीरीज़ बन जाएगा। यार जब प्रीवियस ईयर की किताब लगाओगे, जब उसके अंदर के क्वेश्चंस को देखोगे, तब पता चलेगा ना कि इन 5 तरीकों के अलावा भी 5 और तरीके होते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट में भी यहाँ पर जो है वो लगा रहता है। आपको पता है, मतलब मैं अभी मॉक टेस्ट देता हूँ, आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता। मैं मतलब अभी भी जो हमारे साथ के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, जो हमारी कंटेंट टीम काम कर रही होती है, तो मैंने हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखे हैं जो मतलब प्रोफेशनल्स नहीं हैं, जो बहुत बड़े बड़े कंपनी से रिटायर लोग यहाँ नहीं आए हैं। ये वो लोग हैं जो मेरे मतलब साथ में ही पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो कई बार हमारा कंपटीशन लग जाता है, चलो एक काम करते हैं, मॉक टेस्ट अभी दे के दिखाते हैं, तुम लोगों को मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है। फिर मैं वो चीज़ों को देख रहा होता हूँ कि पैटर्न कैसे कैसे बदल रहा है। रीजनिंग में जो है, जहाँ पर आपका पहले पर्टिकुलर एक सेट होता था कि स्क्वायर और क्यूब के ही पैटर्न पर पूछा जाता था, अब कॉन्सोनेंट और वॉवेल और कई सारे तरीकों में जो है एक मतलब आपका पैटर्न चेंज हो गया है पूरा का पूरा। और हमें क्या लगता है कि नहीं, हमें तो बस वो लिमिटेड चीज़ें आती हैं, हम उसी के आधार पर जाके पेपर दे देंगे। तो नहीं, प्रीवियस ईयर का आपको लगाना चाहिए। जितने भी अभी नया पैटर्न का पेपर हुआ है ना, उसमें आपको सीखने की आवश्यकता है, नहीं आता है तो आप अपने वीक पॉइंट्स को टारगेट करो। जैसे मैंने टारगेट कर लिया था कि यार मेरा है ना, जैसे रीजनिंग में सपोज करो कैलेंडर है, अब मेरा कैलेंडर वीक हो गया, तो मुझे क्या करना है, कैलेंडर की वीडियो देख लेनी है और कैलेंडर को प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लेना है। ये आपको है ना समझना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में अपनी कमियाँ लिखनी पड़ेंगी, तब आप बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे। दूसरा, मुझे लगता था ना टाइम बाउंडेड, ये आलसी मैं इंसान था, ठीक है, कि टाइम बाउंडेड अपने आप को नहीं कर पाया। ठीक है,
किताब तो लगा रहे हैं, घंटों घंटों तक लगा रहे हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन पर कितना भी समय दे रहे हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस वहाँ उसके बाद मुझे मॉक में दिक्कत आ जाती थी कि जब मैंने मॉक दिया ना, तो मुझे लगा कि यार मेरा पेपर टाइम पर हो क्यों नहीं रहा है। क्यों मैं 30 मिनट लगा रहा हूँ मैथ्स को पेपर ख़त्म करने में, 35 मिनट तक लग जा रहे थे स्टार्टिंग के दौर पे। मैथ्स मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा यार। मैं कहाँ से रीजनिंग को टाइम दूंगा, मैं कहाँ से जीएस को टाइम दूंगा, बाकी सब्जेक्ट तो मेरे छूट जाएंगे। सबसे पहला जो मेरा लाइफ का मॉक था ना, उसमें तो मैंने इंग्लिश अटैम्प्ट ही नहीं किया था। मेरे मात्र 3 सेक्शन अटैम्प्ट हुए थे। तो ये चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई कि कई बार टाइमर लगा के ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर पेपर को देना। इसलिए गुरुकुल जो हमारा ऑफलाइन गुरुकुल कैंपस है, उसमें बच्चे जो क्या करते हैं, कान में वो ईयरबड आता है वो लगा के और टाइमर लगा कर पेपर देना शुरू करते हैं। ठीक है, चाहे आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे 60 मॉक टेस्ट अपनी किताब है, मैंने स्पेशल तरीके से कह रखा है कि वो 60 मॉक टेस्ट का सही तरीका टाइमर लगा कर है। और बच्चे 30 मिनट की 35 मिनट की टाइमर लगा के यहाँ पर उस क्वेश्चन को किताब को सॉल्व कर रहे होते हैं। उस किताब के ऊपर लिखा भी है अलॉटेड टाइम और गिवन टाइम ऐसे करके। तो ये टाइम बाउंडेड आपको अपने आप को करना पड़ेगा। कई ऐसे टारगेट भी होते हैं जो आप सोचते हो कि हाँ, जैसे मानो जीएस अब कंप्लीट करना है, मानो इकोनॉमिक्स का आपने टारगेट बनाया, तो अब ये नहीं कि इकोनॉमिक्स के टारगेट को अगले 4 दिन तक आप लेके जाओगे। ठीक है, और चलो मानो 4 दिन का टारगेट दे भी दिया, तो अब ऐसा मत करो यहाँ पर कि उस 4 दिन के टारगेट को 20 दिन में पूरा कर रहे हो। कई लोग लिखने को काफ़ी सारी चीज़ें लिख देते हैं, लेकिन उसको टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। तो भूलना मत इस बात को कि आपके पास मात्र 100 दिन है, और ये 100 दिनों में ही पूरा इतिहास पलटना है। अब तो 99 दिन हो गए यहाँ पे। तो इसलिए अपने आप को टाइम बाउंडेड रखना कि पेपर के काफ़ी समय के पहले सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और उसकी कई बार मल्टीपल रिवीजन भी आप कर पाओ। और जो लास्ट रहता है वो नए सवालों पे, इस पे ज़्यादा पकड़ बनानी है। फिर से जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने कई बार पेपर दे दिया, उनके लिए यहाँ पर स्पेशल फोकस मैं बोलूँगा कि भाई है ना, देखो पहले आपने पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है, बट आज आपको ये बात भी समझने की आवश्यकता है कि जो समय है वो बदल गया है। और समय बदल गया है ना मेरे भाई, तो नए सवालों पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे। तो ये मेरे रीज़न थे, और उसके ऊपर मैंने काम कैसे किया तो वो मैंने बता दिया आपको कि मैंने अपने कंसेप्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस की। जो प्रीवियस ईयर के बुक्स थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, और ज़्यादा मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए। एक टाइम पर ये था, जैसे बच्चा आता है ना और मिलता है और कहता है कि सर मेरा मॉक में नंबर नहीं बढ़ा रहा है। तो मैंने उससे पूछा बेटा कितने नंबर आते हैं, तो सर मॉक में 100-110 नंबर आ रहे हैं। मैंने कहा कितने मॉक दिए हैं, तो सर अभी तक कुछ नहीं, 10-15 मॉक दिए हैं। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम तक, मैं था, एक अरविंद है और बाकी 2-3 लोग हैं जो मेरे बैच के थे, जो भी कोई एक्साइज में है, कोई कस्टम में है, कोई कहीं पर है। तो हम लोगों ने लगभग 1000 से ऊपर मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए हुए थे, प्री के मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये मॉक इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि हम कोई भी पेपर देते थे ना, तो हमें पता होता था प्री की तो चिंता करनी नहीं है, मेंस में देखते हैं भाई कौन कितना ज़्यादा लेकर आता है। हमें श्योर होते थे यार, हम कभी इस बात पे कभी गए ही नहीं, कभी ये वीडियोस देखी ही नहीं कि कट ऑफ कितना आएगा, कितना जाएगा। क्योंकि जो इंसान अपने प्री पर कॉन्फिडेंट नहीं है, मेन घंटा निकालेगा, वो कोई हो ही नहीं सकता है यार, संभावना है ही नहीं उसकी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट ज़्यादा देने का फ़ायदा क्या होता है? मॉक टेस्ट ज़्यादा देने का फ़ायदा ये होता है कि आपका स्कोर बढ़ता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपका स्पीड बढ़ता है। और ये सोच के चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप किसी भी टॉपर से पूछना, मिनिमम मिनिमम मैं बता रहा हूँ, कोई भी टॉपर होगा ना तो कम से कम प्री के उसने 200 प्लस तो मॉक लगाए ही होंगे, ये मैं श्योर कर सकता हूँ। शायद वन ही ना केस होगा 100 में कि जिसने इतने सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे। लेकिन मॉक से काफ़ी चीज़ें सुधरती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप पेपर देते हो, सिले मिस्टेक होता है आपका, वो सिले मिस्टेक आपका मॉक सुधारता है। कई बार देखना आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, आप टिक डी करके आ जाते हो पेपर में। क्यों? क्योंकि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। कई बार ऐसा होता है आप टाइम बाउंडेड के अंदर, प्रेशर के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो बेहतर। मेरे भाई यही विराट कोहली है। जब इंडिया टीम की तरफ से खेलना होता है, सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होती है, तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है। पाकिस्तान वाला जो प्रेशर होता है मैच का, उसमें पूरी टीम की हालत ख़राब, ना सिर्फ अपनी बल्कि पाकिस्तान वालों की भी। लेकिन अगर वहीं ये नेट पर प्रैक्टिस करेंगे, वहीं आईपीएल पर जो है खेलते हैं, तो शतक तक लगा देते हैं। तो एक ही इंसान है, वही पिच है, वही बॉल है, वही बॉलर भी है। अब वही देख लो, वही ऑस्ट्रेलिया का बॉलर जो है बॉलिंग करेगा आईपीएल में, धो डालेगा उसको। क्या होता है, प्रेशर नहीं होता, यहाँ पर खुला खेलने का मौका होता है। एग्जैक्टली मॉक भी सेम आप ही की तरह है, मतलब मॉक का भी सिचुएशन सेम ही होता है। आप वो बैट्समैन हो और ये आपका पूरा का पूरा जो है एक मैच चल रहा है। घर पर पेपर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, मॉक में अच्छा आएगा। मेन पेपर जब जाकर दोगे ना, तो वहाँ तुम्हारे पास 100 फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और नर्वसनेस सातवें आसमान की होगी। तो मॉक में जितना बेहतर करोगे, कहते हैं ना कि नेट की प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे, मेन मैच में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस होगा। एग्जैक्टली सेम बात कह रहा हूँ कि जितना बेहतर मॉक दोगे, जितना ज़्यादा मॉक दोगे, उतना बेहतर अपने पेपर में स्कोर कर पाओगे। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, मॉक में
में कम नंबर भी आ रहा है तो उस बात से हताश नहीं होना है मेरे भाई। किसी के ऐसा नहीं होता कि पहला मॉक ही 120 आ गया, 130 आ गया और वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हर कोई मॉक में 40 नंबर 50 नंबर से ही स्टार्ट करता है। वो स्टार्ट वहाँ से होता है, बट वो धीरे 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 बढ़ बढ़ के 180 190 तक भी जाता है। मैं आज बोल रहा हूँ आपसे कि मेरे कभी भी मॉक में 200 में 200 नहीं आया, 1000 मॉक देने के बाद भी नहीं आया। कारण जीएस होता था, कई सारी गलतियाँ हो जाती थी। 195 तक मैं गया हूँ लेकिन 200 कभी नहीं आ पाए। मेंस में आए हैं, मेंस में मैथ में भी आया है, इंग्लिश में भी आया है। तो ये चीज़ होती है। तो हमेशा बेहतर करने की कोशिश, अपने टारगेट को बीट करने की कोशिश, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैंने छोटे छोटे काम किए थे हर मतलब सब्जेक्ट में, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग है, कि मैंने अपने स्मार्ट अप्रोच बचाने शुरू किया। मैथ्स में ही मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट निकाले। जैसे सीआई का मुझे क्वेश्चन परेशान कर दिया था, तो मैंने पूरा सीआई का एक खोज निकाला कि यार है ना ये वर्कआउट कैसे करता है। जो कंसेप्ट आप लोग भी मेरा यूट्यूब पर देखते हैं, मुन्नी मेथड हो गया या और भी काफ़ी सारे जो मेरे बनाए गए ट्रिक्स हैं, जो मेरे स्मार्ट मेथड हैं यहाँ पर, तो वो यहीं से थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था तो मैं काम करता था। आपको भी ये काम करना है। मैथ्स में हो गया पर्टिकुलरली, जैसे याद कर लो आप कि 3 बार का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, 2 बार का कैसे निकालते हैं, और भी छोटे मोटे फार्मूला हो गए आपके, ठीक है। डेविएशन कैसे हम लगा रहे होते हैं चीज़ों को लेकर। उसके अलावा जैसे मानो हम जीके की बात करते हैं, अब जीके में भी आप देखते हैं काफ़ी सारी घटनाएं हो जाती हैं। घग्गर का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, या और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, HRA, सारी ये पार्टी की स्थापना कब हुई थी, आर्य समाज के फाउंडर कौन है, ठीक है। तो ये जो हो गया ना, ब्रह्म समाज के कौन है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दी थी, तो उनको पहले असेंबल करना सीखा मैंने। और आज जो आप फार्मूला बुक देखते हो ना, यही रीज़न है, क्योंकि मैंने सारे फार्मूले एक जगह असेंबल किए थे अपने तैयारी के दौरान। है तो मेरे पास काफ़ी फार्मूले यार, मतलब एसएससी का कंटेंट कोई इतना बड़ा भी कंटेंट नहीं है कि उसके लिए इतना माथा लगाना पड़े, ठीक है। बहुत नॉर्मल कंटेंट है। ऐसा रहता है कि हाँ चलो कैट वैट वालों को पढ़ाना हो तो सोचना भी पड़े, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ वो चीज़ें डाली जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था। फार्मूला बुक की बात करूँ, लेकिन वो आया कहाँ से, सेम जैसे जब मैं एस्पिरेंट था, जब मैं मॉक दे रहा था, तो मुझे लगा यार ये फार्मूले ऐसे हैं ना जो बार बार परेशान करते हैं, याद नहीं होना। कभी हम भी क्या कर रहे हैं, पन्ने में लिख के दीवार पे चिपका दे रहे हैं, कभी यहाँ टेबल पे रख दे रहे हैं, कभी कॉपी के पीछे लिख दे रहे हैं, तो वो परेशान मुझे काफ़ी ज़्यादा कर रहा था। तो उसको मैंने एक जगह लिख दिया था। अब तो वो फार्मूला बुक के फॉर्म में कंपाइल है और आप लोगों के पास है ही, आप लोगों ने ऑर्डर कर ही लिया होगा, पढ़ते ही होगे आप लोग उससे, तो अच्छी बात है यहाँ पे। उसके बाद मैंने ना अपने लाइब्रेरी, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो डाउट लेने शुरू किए। मैं ये नहीं कह रहा आप डाउट लेना शुरू करो, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि कुछ चीज़ें हैं ना दूसरों को पढ़ा कर याद हो जाती हैं, तो कभी वक्त मिले तो दूसरों को सिखाने की भी कोशिश करो। जैसे शेयरिंग होता है, हमारा जो ऑफलाइन गुरुकुल का कैंपस है, वहाँ बच्चा शेयर करता है। पता है कैसे करता है, एक बच्चे का मैथ स्ट्रांग है, दूसरे बच्चे का इंग्लिश स्ट्रांग है, तो वो आपस में शेयर करते हैं। मैथ वाला जो है इंग्लिश वाले को पढ़ा देता है, इंग्लिश वाला मैथ वाले को पढ़ा देता है। तो इतना तो मुझे यकीन है कि आप जहाँ रहते होंगे आप अकेले नहीं रहते होंगे, आपके आसपास काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आपके लाइब्रेरी में हो गया, कहीं पर भी हो गया। तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो है आप पढ़ने की कोशिश करो। अगर सामने वाले का जीएस बहुत अच्छा है ना, जैसे कई ऐसे मैंने स्टूडेंट देखे थे लाइब्रेरी में, बड़ा ज़बरदस्त जीएस होता था, पूरा स्पीडी ख़त्म कर दिया है, पूरा घटना चक्र ख़त्म कर दिया है, और कंसेप्ट ऐसे क्लियर है, संविधान के आर्टिकल से लेके हर चीज़, मज़ा आ जाए भाई। समोसे खिला खिला के मैंने उससे जीएस पढ़ाया, बताओ। तो ये काम आप भी कर सकते हो, किसी के साथ कोऑर्डिनेट करके डाउट ले सकते हो, डाउट दे भी सकते हो, कोऑर्डिनेशन करके पढ़ सकते हो। क्योंकि देखो यार, यही 99 दिन है आपके पास, इसी में जितना बेहतर कर लिया तो कर लिया, उसके बाद मौका नहीं आने वाला है, ठीक है। और बाकी जो मॉक टेस्ट है वो तो मैंने कहा ही आपको। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि ऑनलाइन जितने मॉक थे वो सारे ख़त्म हो गए थे, फिर हम लोगों ने ऑफलाइन मॉक देने शुरू कर दिए। मार्केट में जिसकी किताब मिली, जो मिली, लगा दो भाई, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं, मतलब जो भी पब्लिकेशन मॉक टेस्ट निकाल के बैठा है, कई बार तो ऐसा वो पटना के कोई दोस्त से किताब मंगवा के वहाँ पर जो है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स और कौन कौन सी कंपनी है वहाँ पे, तो उनकी किताबों को मंगा के प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो प्रैक्टिस जो होता है ना, परफेक्ट होता है। इसलिए मैंने कहा आलसी मत बनो यहाँ पे। ये मत सोचो कि आपको आ रहा है, ये मत सोचो क्या ज़रूरत है, एकदम सेठ की तरह कुर्सी पर लेट गए हो लाइब्रेरी में, ईयरफोन लगा के, दांत दिखा के वीडियो देख रहे हो और मज़ा कर रहे हो। भाई कलम चलाओ, तभी मैथ बेहतर होगा। अगर 80 नंबर आते हैं तो 85 लाने की कोशिश करो, 85 आते हैं तो 90 लाने की कोशिश करो। और अगर 90 भी आ रहे हैं ना, तो ये देखो कि वो 90 कितने मिनट में आ रहे हैं। अगर 30 मिनट में आ रहा है तो 25 मिनट में लेके आने की कोशिश करो। जितना बेहतर करोगे उतना बेहतर रिजल्ट होगा, उतना बेहतर स्कोर होगा आपका,
ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो सजेशन रहेगा आप लोगों से वो क्या रहेगा, एक जनरल सजेशन है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। पहला जो मेरा सजेशन है मेरे भाई वो कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी है। जो मैंने काम किया था वो मैंने ये किया था कि एक पेपर में मैंने लिख लिया था मेरे पास कितने दिन बचे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 दिन बचे हैं, तो मैंने क्या किया कि पेपर में लिख के रख लिया 100 दिन उल्टी गिनती में, 100, 99, 98, 97 ऐसे करके। और जैसे जैसे एक एक दिन बीतता था ना, तो मैं अपनी लाइब्रेरी में वो पॉइंट काट देता था कि भाई एक दिन तो निकल गया, अब अगला दिन। उससे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर भटक भी रहे होते हैं तो वो एनालाइज करवाते रहता है आपको कि भाई देखो इतने ही दिन बचे हैं, आप कायदे से पढ़ लो, इतने ही दिन बचे हैं, आप कायदे से पढ़ लो। तो वो एक बड़ा ज़रूरी सा हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो आप कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी उस चीज़ को बना के थोड़ा सा रखिए। कई बार आपका बॉडी अलाउ नहीं करेगा कि यार है ना आज थोड़ा मन नहीं कर रहा, घर चले जाते हैं, रूम पे चले जाते हैं, या फिर थोड़ा सा लेट लेते हैं। देखो अभी का लेटना बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। प्री देने के बाद लेट जाना क्या दिक्कत है, मेज़ देने के बाद थोड़ा मूवी देख लेना। सारे वेब सीरीज़ को आने दो, लोड होने दो, रख लो पार्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं, बाद में निपटा लेंगे यार। ठीक है, तो अभी जो है ना वेब सीरीज़ निपटाने के बेहतर है कि इकोनॉमिक्स को निपटा लो, कैलकुलेशन की सीरीज़ निपटा लो, महाभारत बैच जो हम लोग यूट्यूब पर करा रहे हैं वो निपटा लो बस। लेकिन अभी यहाँ पर जो है कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी मेंटेन करके रखो। उसके बाद डेली हो गया, वीकली हो गया, और मंथली अपना टारगेट सेट करो। अब डेली वीकली मंथली टारगेट बड़ा ज़बरदस्त टारगेट है, मैं समझाता हूँ। जैसे मानो कि ये हो जाता था, या तो आज रात मैं कल सुबह पूरे दिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने उसका टारगेट बना लिया। या फिर जैसे मान लीजिए कि सुबह सुबह मैं उठाऊँ, तो मैंने सुबह सुबह ही डिसाइड कर लिया कि आज मुझे इंग्लिश में इतना पढ़ना है, रीजनिंग में इतना पढ़ना है, जीएस में इतना पढ़ना है, वोकैब में इतना पढ़ना है। और इस तरीके से मेरा ये टारगेट है कि हाँ 50-50-50 क्वेश्चंस लगाने हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 5-5 दिन तक मैथ ही पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद तब इंग्लिश पर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। कारण बताते हैं, एक हफ्ते तक आप सिर्फ मैथ पर फोकस कर रहे हो ना, या एक हफ्ते छोड़ो 3 दिन तक भी फोकस कर रहे हो, और उसके बाद किसी और सब्जेक्ट पर फोकस ही नहीं कर रहे, तो फिर जब दूसरे सब्जेक्ट पर जाओगे ना, पहला पूरा नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगा। क्योंकि जब जब मैथ पढ़ रहे हो ना, तो मैथ ही पढ़ रहे हो, फिर कुछ और नहीं पढ़ रहे, और कुछ और पढ़ने जा रहे हो तो फिर मैथ भी नहीं पढ़ रहे। तो अपने दिन को सारे सब्जेक्ट में बांटना शुरू करो, वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग मॉक इसीलिए देते हैं क्योंकि हम चारों सब्जेक्ट के चैनलाइज हो सकें। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो अपना डेली भी एक टारगेट रखो, वीकली भी एक टारगेट रखो, मंथली भी एक टारगेट रखो। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि टारगेट पूरा होगा ही होगा, और इस बात पे कभी अपने आप को गाली भी मत देना। कई लोगों की बड़ी आदत हो जाती है, पता है क्या, अपने आप को चमेट लगाना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे, मतलब ठीक है यार, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो उस चीज़ की। क्यों बोलना और गाली देना शुरू कर देंगे। टारगेट बनाया, कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब टारगेट ऐसा भी मत बना दो यहाँ पे कि जो ना आपसे और ना आपके फ्यूचर जनरेशन किसी से वो पॉसिबल ही नहीं हो पाए। मतलब आप पता है टारगेट भी ऐसे बना लोगे जैसे मानो एक हफ्ते में 7 चैप्टर खत्म मैथ के। मेरे भाई 7 दिन में एक चैप्टर खत्म होता है, एक हफ्ते में 7 चैप्टर खत्म नहीं होते। 7 दिन में एक चैप्टर होता है, 7 दिन में 7 नहीं होते। अब चाहे कितना भी टारगेट बना लो, लिखने को तो कुछ भी लिख लोगे, बट वो हो नहीं पाएगा पूरा यहाँ पे। तो एक प्रैक्टिकल टारगेट रखो कि हाँ हम इसे पूरा करें, ताकि जब वो पूरा होगा ना तो अंदर से खुशी होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ यार चलो, मेरा एक छोटा सा प्यारा सा टारगेट पूरा हो गया, अब मैं अपना नेक्स्ट टारगेट दूंगा, फिर मैं अपने आप को नेक्स्ट टारगेट दूंगा। तो वो बड़ा ज़रूरी होता है यहाँ पे। कभी भी टारगेट का 100% अचीव नहीं होता है, बट कोशिश करो कि 100% तक करने की, ताकि 90% तो हो ही जाए। तो इसलिए फालतू के टारगेट मत लिखना। गुरुकुल में आज भी, मैं नीचे एक रूम है 110 नंबर करके, मैं वहाँ रहता था, और आज भी है ना उसके ऊपर एक टारगेट लिखा हुआ है जो मैंने सबसे पहली बार दिया था। मेरी आदत होती थी पेपर पे लिख के रख देना सामने, और दीवालों पे रख के रख देना। तो ये प्रिपरेशन स्टेज में आपको बता रहा हूँ, और कई सारे टॉपर करते भी हैं ये काम। ठीक है, तो वो चीज़ रखो कि अपने टारगेट पर फोकस रखो, और रिवीजन बहुत करो। आप लोगों की एक और प्रॉब्लम है, परसेंटेज पढ़ के प्रॉफिट लॉस पे जाओगे, पूरा का पूरा नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगा। अरिथमेटिक पढ़ के एडवांस पे जाओगे, पूरा पिछला गायब हो जाएगा। आए दिन आप वोकैबलरी याद तो कर रहे हो, पीछे से भूलते चले जा रहे हो। 4 बार पूरा का पूरा जीएस पढ़ लिया, लेकिन पूरा ख़त्म है। तो ये चीज़ें पता है कैसे आती हैं, टच में रहती हैं तब जब आप रिवाइज़ कर रहे होते हैं। किसी एक दिन बैठो, सैटरडे को बैठो, संडे को बैठो, बैठकर पूरा का पूरा रिवाइज़ करो। कई बार, ज़्यादा नहीं करना है। अभी जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे कंटेंट टीम में ही एक काम करते हैं विकास करके, उनका इस बार मैथ में 90/90 है। ठीक है, मेंस की बात करें तो मैं देख रहा था कि वो बैठ के चुपचाप जो है पूरा, जो मैं एप्लीकेशन पे बैच में पढ़ाता हूँ, मिक्सचर वाला शीट था, क्लास नोट्स को बैठ के पूरा रिवाइज़ करे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही 15 मिनट टाइम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा ये मिक्सचर वाली पूरी क्लास नोट्स रिवाइज़ कर लेता हूँ, इससे पूरा मिक्सचर रिवाइज़ हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म भी प्रैक्टिस होता है, शॉर्ट टर्म भी रिविजन होते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक इंग्लिश के लिए एप्लीकेशन बताया था,
एसएससी इंग्लिश क्विज एक एप्लीकेशन है। अक्सर क्या होता था कि जैसे ऑटो में हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, ऑटो से वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने वहाँ पर क्या किया कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। अब 10 से 15 मिनट जैसे मानो मुझे मिले तो मैंने इसके अंदर सिनोनिम्स की प्रैक्टिस कर ली, एंटोनिम की प्रैक्टिस कर ली, यहाँ पे वोकैब की और ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई। फ्री में मिल रही हैं चीज़ें तो एक्यूमुलेट करो। एक ऑनलाइन तैयारी करके एप्लीकेशन था, वो ऑनलाइन तैयारी एप्लीकेशन पर करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मिलता था, तो मैंने क्या किया कि वहाँ पर जो है फ्री में करंट अफेयर वहाँ से तैयारी करना शुरू कर दी। जो हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे शायद आपको पता नहीं है, करंट अफेयर की डेली पीडीएफ डलती है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और एप्लीकेशन से वहाँ से जो है डेली का डेली करंट अफेयर पढ़ो वहाँ पे। मान लो किसी को प्रैक्टिस करने की आदत है, किसी को पढ़ने की आदत है, तो मैगजीन हम प्रोवाइड करवा लेते हैं, वहाँ से पढ़ लिया करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है, जहाँ से जो सोर्सेस मिले फॉलो अप किया करो। कई ऐसे वेबसाइट्स को आप अपने फॉलो करके रखा करो। जैसे हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ही अगर बात करें तो मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का मेरा ही आइडिया था, हमारी पूरी टीम का आइडिया था कि हम बच्चों को कुछ क्विज़ देते हैं ताकि है ना डेली में आधा घंटा निकाल के वो क्विज़ दे पाएँ। तो क्विज़ देने की कोशिश किया करो, मिनी क्विज़ हो गए। और भी कहीं पर भी आप अदर अदर स्टफ्स भी पिकअप कर सकते हैं, इंटरनेट से भी हो गया, कहीं से भी हो गया। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम हम वोकैब प्रैक्टिस कर रहे हैं, वोकैब पढ़ रहे हैं तो वोकैब को तो रिवाइज़ कर ही लें। जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस को तो रिवाइज़ कर ही लें मेरे भाई, यहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन भी रखो मेरे भाई, ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में क्या है कि आप अपने गोल को तो महत्व दे रहे हैं लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मनोरंजन को महत्व दे रहे हैं, वो बहुत गलत है। उसके बाद अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, ये बहुत ज़रूरी है यार। बहुत ज़्यादा कंटेंट भी है ना इंसान को ख़त्म कर देता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। लिमिटेड कंटेंट रखो यार। देखो पढ़ने को, पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जैसे बात करो एसएससी के सिलेबस की, अब एसएससी का सिलेबस इतना नहीं है कि 70-70 घंटे ज्योमेट्री पढ़ाई जाए, 80 घंटे पढ़ाई जाए, 90 घंटे पढ़ाई जाए, आपको भी पढ़ना उतना नहीं है। देखो एक वक्त था जब 2017 में वैसा पेपर आता था ना, तो वैसे पेपर आता था तो हम वैसा पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे। मैं तो उस समय पढ़ता ही था, 17 में मैंने कहाँ पढ़ाया, 18 में मैं बात करूँ यहाँ पर, तो उस लेवल तक मैं, जैसे अगर मान तो 2018 का पेपर, पहली बार टीसीएस का पेपर आ रहा था तो सबके मन में ऐसा क्या था, पता नहीं टीसीएस क्या पूछ लेगी। तो किस किस लेवल के क्वेश्चन मैंने नहीं लगाए, कैट जेड फैट सालाना, मतलब ये जो आती है क्वांटम कैश, सर्वेश कुमार की हो गई और भी चीज़ें हो गई, तो सारे बुक्स लगा दिए, ओलंपियाड तक के क्वेश्चंस लगा दिए। कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स थे उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। और वो यूट्यूब चैनल तो कैट में बात करते हैं, इधर नीचे लेवल की तो बात ही नहीं करते हैं। तो मैं आप एक तैयारी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपका जो एसएससी है ना, बड़ा लिमिटेड पोर्शन है, और वो लिमिटेड है ना तो बड़ी लिमिटेड चीज़ें ही आती हैं। तो उस पर थोड़ा सा अपने आप को फोकस रखना है, उसी में प्रैक्टिस इतनी बेहतर कर लेनी है कि सवालों को कम समय में कर पाओ। ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि कम चीज़ें पढ़ी जाए और बार बार पढ़ी जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेलिवेंट चीज़ें पढ़ी जाए। आज के समय आप देखिए ना, मैथ्स में क्या पूछ रहा है, अब रिमाइंडर में पहले चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, फर्नैट थ्योरम और लिटिल थ्योरम और क्या क्या पूछा जाता। बड़ा सिंपल सा आप अपने आप को रिजर्व करके रख दिया कि भैया 11 की डिविजिबिलिटी बता दो, 5 की बता दो। कहाँ क्वेश्चन फैक्टर के ऊपर आते हैं, कहाँ यूनिट डिजिट के ऊपर आता है। मतलब सिलेबस कॉन्ट्रैक्ट होता चला गया है, समेटता चला गया है। हाँ, कैलकुलेशन बढ़ता चला गया है। मैथ्स में बात करो, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो, एवरेज की बात करो, तो थोड़ा कैलकुलेशन पर फोकस करना है। बाकी जितनी चीज़ें मैं यूट्यूब पर कराता हूँ, बैच में कराता हूँ, मोर देन इनफ है। सोचो कभी भी किसी बच्चे को ये आप सुनते हुए नहीं देखोगे कि यार आदित्य रंजन सर के कोर्स के बाहर क्वेश्चन आ गया, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पैटर्न अगर बदलेगा तो उसके लिए क्या संभावना है, क्या उस केस में यहाँ पर जो है वर्कआउट करेंगी चीज़ें, बिल्कुल। आप अगर देखोगे तो जो मैंने मैथ्स की बुक निकाली है 60 मॉक टेस्ट करके, उसका ब्रेन स्टॉर्मर आप जाके देखो, बच्चों से बन नहीं रहा है वो भी मैंने कठिन दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। उसके सॉल्यूशन मैंने खुद बनाए हैं। अब ब्रेन स्टॉर्मर आप देखोगे ना जाके, एक्सरसाइज नंबर 2 है, हालत ख़राब हो जाएगी उसको बच्चे में बनाने में। तो हर तरीके से मुझे लेके चलना होता है। यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है तो वहाँ उस अकॉर्डिंग कराना होता है, और आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ उस अकॉर्डिंग होता है। जैसे बुक जब मैं दे रहा हूँ तो बुक में मैं ये कोशिश करता हूँ कि ईजी भी रहे, मॉडरेट भी रहे और टफ से टफ भी रहे यहाँ पर, ताकि आप ईजी से ईजी सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर हो पाएँ और टफ से टफ के लिए भी हो पाएँ। तो यहाँ पर भी सेम काम करने हैं। आपको लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितनी बार हो सके उतनी बार आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में भी जो मैंने आपको फ्री में पेनेशिया वाली किताब दी, वो पेनेशिया वाली जो बुक है वो मेरे भाई आपको लगानी ही लगानी है, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने 2022 में सीजीएल का प्री और सीजीएल का मेंस, ये पूरा मैं आज बच्चों को दिखा भी रहा था। देखो टेलीग्राम पर अपलोडेड है मेरे भाई ठीक है, सारी बातें यहाँ पे। ये देखो, ये पूरा का पूरा मैंने ना सामने मैं दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा टेलीग्राम है, और टेलीग्राम पर मेरे बर्थडे के दिन ही जो है
ये अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, ठीक है। 24 मार्च को हमारा, ये 25 मार्च है ना, मैथ्स पेनेशिया बाइलिंगुअल बुक, तो फिलहाल इससे ख़त्म करो। रीज़न देखो, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने में करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे रैंकर्स गुरुकुल पर भी अपलोडेड है, इस पर भी अपलोडेड है, दोनों जगह पे, तो आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। दोनों टेलीग्राम अपने ही हैं भाई, और यहाँ पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वो मैंने दे रखा विद सॉल्यूशन, तो ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इसको पूरा का पूरा किताब तो ख़त्म ही कर दो अपने पेपर के पहले। उसी तरीके से इंग्लिश में प्रशांत सर ने दे रखा है, रीजनिंग में जो है विक्रमजीत सर ने दे रखा है, और काफ़ी आपके कंटेंट पर विक्रमजीत सर तो अभी काम भी कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उनको हैंडल करनी होती है। अभी देखो जैसे वो मीटिंग ही कर रहे हैं आगे चीज़ों को लेकर के, हम और आगे कैसे बढ़ सकें और बच्चों को बढ़ा सकें, वो वाली बात को लेकर यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा जो पॉइंट है वो मैं आपको सारा एक एक करके चलते चलता हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का मल्टीपल रिवीजन करें और कैलकुलेशन पर स्पेशल ध्यान दें। ये आप लोग गलती कर बैठते हैं, कैलकुलेशन पर फोकस ही नहीं करते हैं यार। ये है ना, ऐसा मत क्या करो। आप समझो इस समय जितने भी चैप्टर हैं आपके, चाहे आप सीआई की बात कर लीजिए, एसआई की बात कर लीजिए, एवरेज की बात कर लीजिए, रेशियो की बात कर लीजिए, हर जगह कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। और फिर आप बोलते हैं सर कैसे करें? अरे यार 30 तक का टेबल याद करो, ठीक है, 30 तक का स्क्वायर याद करो, 30 तक का क्यूब याद करो। कुछ नहीं मिले तो सुबह सुबह यहाँ पर जो है वो 2 अंकों को 2 अंकों के साथ भिड़ाना शुरू करो, 3 अंकों को 3 अंकों के साथ भिड़ाना शुरू करो। कुछ मेंटल कैलकुलेशंस करो मेरे भाई, कुछ ऑन पेपर कैलकुलेशन करो, कितना सही हो जाएगा यहाँ पे बताओ। और ज़्यादा नहीं देना है, मात्र सुबह के आधे घंटे देने हैं बस। आधे घंटे भी छोड़ो, 15 मिनट भी अगर डेली देना सीख गए ना तो बहुत हो जाएगा। आदत क्या होती है, मॉक टेस्ट में तुरंत कैलकुलेटर निकाल लोगे, फिर वहीं तुम्हारा जीवन खराब हो जाता है। क्या फ़ायदा पूरा क्वेश्चन करने का जब आपका कैलकुलेशन हो ही नहीं रहा है टाइम पर, तो फ़ायदा ही नहीं ना। तो वो सीखिए आप यहाँ पर, ठीक है। तीसरा यहाँ पर ये जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा, और इस चीज़ के फेवर में मैं शुरू से रहा हूँ और आगे भी रहूँगा, कि मॉक टेस्ट रेगुलर देना है और उसकी मेरे भाई डिटेल में एनालिसिस करनी है। आप मॉक टेस्ट को हल्के में लेके मत जाइए। पूरे दिन में अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो पूरे दिन में एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। थोड़ी कम अच्छी तैयारी है तो ऑल्टरनेट डे पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। थोड़ी और कम तैयारी है तो हफ्ते में तो एक मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन हाँ मॉक टेस्ट देना है तो देना है। मॉक टेस्ट से क्या फ़ायदा होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को आपको मिल रही होती हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जीएस में गलती हो गया तो मॉक टेस्ट आपको ये बताते रहते हैं मेरे भाई कि आपको उस चीज़ को कितनी बार और प्रिपेयर करके चलना है। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ये तो पता चलेगा ना यार कि पॉलिटी पढ़ना है। स्टैटिक जीके गलत हो रहा है तो ये तो पता चलेगा ना कि स्टैटिक जीके पर और मेहनत करनी है। वोकैब के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो भाई वोकैब पर काम करना शुरू करोगे। इसीलिए मॉक टेस्ट रेगुलर फॉर्मेट में देना है। मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आपको अपनी औकात जाननी है ना तो मॉक दे के देखो। वहाँ पर है ना 10,000 लोगों ने या 1 लाख लोगों ने मॉक दिया होगा, और उस 1 लाख में अगर आप 10,000 आ रहे हो तो सोचो आप तो ऐसे ही वैकेंसी के बाहर हो। अगर एक प्लेटफॉर्म में आपका रैंक 10,000 है तो सारे प्लेटफॉर्म को मिला दिया जाए तो आप कहाँ पर स्टैंड अप करेंगे? तो वो बहुत ज़रूरी है आपको यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा उस फॉर्मेट में लेके आना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको क्या कराने वाला हूँ वो समझते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी भी बात करूँगा, रीजनिंग की भी बात करूँगा, जीएस की भी बात करूँगा, तीनों में यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं महाभारत बैच में, और क्लास नोट्स और प्रिंटेबल शीट्स के साथ, ठीक है, और ये आपको मिलेंगे। रीजनिंग में भी विक्रमजीत सर आपको एक एक टॉपिक की क्लास करा रहे हैं। जैसे कल वो मुझे अपनी क्लास दिखा रहे थे जिसमें उन्होंने काउंटिंग फिगर कराया, और काउंटिंग फिगर के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कल उन्होंने कराए थे। तो वैसे ही हम बोलेंगे कि रीजनिंग के लिए जैसे क्लासेस की जहाँ पर बात होती है, तो जो बच्चे एप्लीकेशन पर एनरोल्ड हैं वो अपनी ऐप पर क्लासेस लें, जो वीओडी बैच में एनरोल्ड हैं वो वहाँ पर क्लासेस लें, जो यूट्यूब पर हमें फॉलो कर रहे हैं वो चुपचाप महाभारत बैच की क्लासेस लें। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, हम चारों सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ क्लासेस चला रहे हैं। बढ़िया तरीके से एक सीरीज चल रही है, उसमें सारे चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन हो रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठा के आपको मेंस लेवल तक की सारी चीज़ें उसमें कवर अप हो रही हैं, CHSL मेंस लेवल की, ठीक है। और काफ़ी कम क्लासेस के अंदर यहाँ पे जो एक रेलिवेंट कंटेंट होता है ना, जैसे बच्चे बोलते भी हैं कि सर 4 वीडियो देखी उसी से क्वेश्चन आ गया, तो वही वाली बात हो जाती है। महाभारत बैच में पहले तो जितनी क्लासेस हमने करा दी है उन क्लासेस को पहले आप देखो जाके, ठीक है। हम कोई पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि कोई मैं नया सीरीज़ लेकर नहीं आने वाला हूँ कि कोई नया सीरीज़ आप एक्सपेक्ट करो। सीरीज़ लाना बड़ी बात नहीं होती है, कल अनाउंसमेंट कर देंगे, 10,000 लाइव वॉचिंग मिलेंगे, वो हमारे लिए भी फ़ायदे की बात है। बट इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज़ को आपने शुरू किया उसको ख़त्म करिए अच्छे से। तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत तरीके से वाइंड अप करना चाहते हैं। अभी मैंने स्टार्ट भी किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी था,
तो इसको आप अच्छे से फॉलो करो, हर सब्जेक्ट में फॉलो करो। रैंकर्स गुरुकुल पर सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए कुछ मैराथन क्लासेस भी लेकर आएंगे। अभी CHSL का आंसर किया है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे थे, लेकिन मुझे इतने भी अच्छे नहीं लगे कि यहाँ पर मैं टॉप क्वेश्चन के नाम से जो है वो वीडियो लेके आ पाऊँ। हाँ, उसके बेहतर वहाँ पर जो एक आपका 2-3 पेपर हुआ है, जैसे CRPF का पेपर हुआ है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो CHSL के पेपर से CRPF का पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। उसके मैथ्स के क्वेश्चन मैंने देखे, बढ़िया लगे। तो हाँ, एक आधा मैराथन मैं ऐसे लेके आऊँगा जिसके अंदर मिक्स होंगे आपके, CHSL का भी होगा क्वेश्चन, CRPF का भी जैसे क्वेश्चन हो गया, और भी काफ़ी सारे हो गए, कुछ कंसेप्ट के ऊपर हम बातें करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारे पास 99 दिन है ना, इस 99 डेज़ पे हमें रिलेवेंट कंटेंट पे नहीं जाना है कि हम टॉपिक किसी पर्टिकुलर उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे या इन टॉपिक पर काम करेंगे। आप यहाँ पर ये देखो कि पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप एज ए एस्पिरेंट हो, आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ मैथ पर काम नहीं करना। मैथ के बादशाह नहीं बनना है आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, सब्जेक्ट बेशक मेरा हो, लेकिन मैं बोलूँगा एज एस्पिरेंट कि मात्र 2 घंटे से 3 घंटे दो मैथ्स पे। इसके बाद जो बाकी समय बच रहा है उसको बाकी सब्जेक्ट पे दो। यार, हमें तो सिर्फ मैथ पढ़ाना है, आपको चारों पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखो। तीसरा, मैं आपके लिए मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा। मॉक टेस्ट में बहुत फेवर में रहता हूँ यार, मेरा मतलब डाई हार्ड चीज़ है ये, कारण मैं जान रहा हूँ कि इससे कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो टाइमर लगा के लगाइए, और मैं आपके लिए मॉक टेस्ट यूट्यूब पर भी लेकर आऊँगा। मेरी कोशिश तो ये भी है, अभी मैं जैसे जिस तरीके से टीम से मीटिंग चल रही है, क्या कुछ ऐसा लाइव इंटरफेस वाला हम यहाँ रख सकते हैं कि मॉक का एकदम लाइव इंटरफेस हो, जैसे यहाँ दिख रहा होता है अटेम्प्टेड नॉट अटेम्प्टेड करके, कि हम बच्चे को उस तरीके से फैमिलियर लेकर आ पाएँ। ठीक है, चौथा यहाँ पर रहता है, वो रहता है फ्री मैथ सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑन RG विक्रमजीत एप्लीकेशन। ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड अप कराऊंगा। ठीक है, मैथ्स के जैसे मैंने बाकी सारे बैचेस में प्रोवाइड करवा रहा हूँ धीरे धीरे करके, उसी तरीके से RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर भी फ्री मैथ्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट, और 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, मिनिमम 50 मॉक टेस्ट जो है मैं प्लान कर रहा हूँ पेपर के पहले आप लोगों के लिए फ्री में वहाँ पर अपलोड करवा देने को। उसकी अनाउंसमेंट मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्द। तो कंटेंट टीम इसके ऊपर काम भी कर रही है, क्योंकि मैंने भी देखा है तैयारी के समय कि बच्चा जब प्रिपेयर कर रहा है तो प्रिपरेशन करते वक्त जैसे परसेंटेज खत्म हो गया, अब उसको परसेंटेज का प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, तो उसके लिए मॉक खरीदना पड़ता है। तो वो चीज़ हम आपको नहीं होने देंगे, वो सारा का सारा हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट में बहुत ही बेहतर तरीके से क्लासेस चल रही है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो विक्रमजीत सर की तरफ से मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग की गाइडेंस। ठीक है, रीजनिंग में देखो सबसे सिंपल आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री की भी अगर हम बात कर रहे हैं, मेंस की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, प्री में भी आप देखोगे तो रीजनिंग का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है, मेंस में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी हाई हो चुका है। इसी बार की अगर हम बात करें तो मैथ्स में 90 में 90 लाने वाले बच्चों का भी रीजनिंग में 50, 54, 60 इस तरीके के स्कोर आए हैं। कारण पता है क्या? ओवर कॉन्फिडेंस में आना कि यार हमें तो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रीजनिंग में है ना, ये चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाओ। पहले तो जो टॉपिक वीक हैं उनको सर्च करो, और उसको विक्रमजीत सर ने बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पर करा रखा है, बहुत ही शानदार वे में। ठीक है, रीजनिंग में किसी एक टीचर के इतने ज़्यादा क्लासेस हर टॉपिक पर होना ये बड़ी बात है, जो हर एग्ज़ाम को कवर अप करता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने क्लासेस कराई है, उसको फॉलो करो अच्छे से। उसके बाद जो वो प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको अच्छे से वो भी प्रैक्टिस करो। टेलीग्राम पर जो उन्होंने शीट डाली है वो करो, और प्रीवियस ईयर की किताब से जो है पूरा का पूरा मेरे भाई रीजनिंग लपेट दो। ठीक है, बस इतनी समराइज़ है। और डेली जो है विक्रमजीत सर की क्लासेस 7 बजे चलती है, फॉलो करो। मेरी 8:30 बजे चलती है, फॉलो करो। और प्रशांत सर की 10 बजे चलती है। इसके अलावा मैथ्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया। प्रशांत इंग्लिश में भी आपको प्रशांत सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि वो आपके लिए क्या क्या सोच के लेके आए हैं, कैसे कैसे आप लोगों को और आगे बढ़ाते चलेंगे। और उसी तरीके से रोज़ उनकी क्लास 10 बजे चल रही है, उनको भी फॉलो अप करते चलें। तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करो, कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करके रखो। साथ में और भी काफ़ी ऐसे पॉइंट हैं जो मैं इस वीडियो में ना बता के धीरे धीरे जो मेरी महाभारत बैच वाली क्लास चलेगी, मैं उसके दौरान बीच बीच में आप लोगों को शॉर्ट इंजेक्शंस देते रहूँगा। वो बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन या गाइडेंस या और भी चीज़ें हैं ना, वो एक दिन का खेल नहीं है। आज हाईली मोटिवेट हो गए, 4 दिन तक ख़त्म हो जाओगे फिर मेरे भाई। ये चीज़ें वर्कआउट लंबी देर तक नहीं करती है। ये है ना, थोड़ा सा डेली अपने माइंड में इंकॉर्पोरेट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं आज बैठूंगा और आज ही जान लूँगा यूपीएससी कैसे क्रैक करें, नहीं। वो एक स्टेप है, वो एक जर्नी है। जैसे जैसे आप उस जर्नी में आगे बढ़ते चलते हैं, आप सीखते चलते हैं। कोई क्रिकेटर पहले दिन में नहीं जान जाता कि कितने तरह के शॉट्स होते हैं मेरे भाई। कभी मुंह पे बॉल लगता है, कभी हाथ पे लगता है, इंजरीज आती
होती हैं, आप कभी बोल्ड हो जाते हैं, तो तब उसके बाद धीरे धीरे सीखना शुरू होता है। वो एक प्रोसेस होता है। धोनी की वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मंजिल ज़रूरी नहीं है, वो सफ़र जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सिखाता है। प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द रिजल्ट। तो वही वाली बात है, आप लोग भी जो है वो क्लासेस फॉलो अप करते चलो, बाकी धीरे धीरे मेरे तरफ से बूस्टअप आपको मिलता चलेगा। तो कल मैं जो है 8:30 बजे रहूँगा लाइव आपको यूट्यूब पर। रिमाइंडर की हमारी दूसरी क्लास होगी, रिमाइंडर की पहली क्लास भाई देख लेना। बाकी आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करो, पूरी गाइडेंस हमारे तरफ से हो गई है, ठीक है। और हमारा पूरा प्यार और सपोर्ट आप लोगों के साथ है। आप लोगों को जान लगा देना इस 99 दिन के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी बातें हमने आपको दी है और बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करो, अच्छे से आप लोग आगे बढ़ो, बस हमारी यही शुभकामनाएं हैं, ठीक है। लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।